नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 9th का पहला अध्याय का जो है कि डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अध्याय 1 का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। तो इसी अध्याय का जो है कि आज क्वेश्चन देखना है। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बास्तिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सही है? बास्तिल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन में दिया हुआ है कि यह फ्रांस में किले की जेल थी, तो सही है। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे, तो ये भी सही है। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, तो ये भी सही है। ये बास्तिल के संदर्भ में जो है कि तीनों कथन सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। इसका डिस्कशन जो है पेज नंबर 3 में जो है कि मिलेगा। तो कह रहा है कि अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशक्त लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण जो है कि बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संयोजना चाहते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो क्यों कर रहे थे? तो वे लोग पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। करा इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुआ। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, तो सही है। सैकड़ों लोगों ने एक समूह पेरिस के बास्तिल किले की जेल तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंध था? तो लुई 16वां का किस राजवंश से संबंध था? तो बुर्बो राजवंश से। कौन से राजवंश से? बुर्बो राजवंश से। ठीक है। कह रहा है सन 1774 में बुर्बो राजवंश की लुई जो है कि 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एतोनोएनेत से हुआ था। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि 1774 में जब लुई 16वां सम्राट बना तो राजकोष के खाली होने का कारण क्या था? तो पहला कथन में दिया है कि फ्रांस में लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे, तो सही कथन है कि इसलिए खाली था क्योंकि फ्रांस में जो है कि लंबे समय तक जो है कि युद्ध चल रहा था। दूसरा है कि सरकार जो है कि वर्साई के महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची करती थी, तो ये भी सही है। बास्तिल ढहने के बाद जनता ने राजकोष लूट लिया था, तो ये गलत है। युद्ध के कारण 10 अरब लिब्रे का बोझ और ऊपर से कर्ज दाता द्वारा 10% ब्याज की मांग, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। डिस्कशन में दिया हुआ है कि
लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासन काल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीने से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर हम पहले से ही 2 अरब लीने का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार ने कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूची को जो है कि मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला में दिया हुआ है कि एस्टेट। ये एस्टेट क्या था? तो एस्टेट था कि फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन। फ्रांस में सामाजिक वर्ग का विभाजन एस्टेट क्या था? तो फ्रांस में सामाजिक वर्ग का जो है कि विभाजन था ये, ठीक है। और टाइड, टाइड क्या था? तो चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर था। टाइड किसको बोलते थे? जो चर्च जो है कि टैक्स वसूलता था उसको टाइड बोलते थे। पादरी वर्ग किसको बोलते थे? तो पादरी वर्ग जो है कि बोलते थे राज्य जो है कि सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को पादरी बोलते थे। क्या बोलते थे? पादरी किसको बोलते थे? तो चर्च में विशेष कार्य के लिए समूह का समूह पादरी बोलते थे। चर्च में विशेष कार्य करने वाले का समूह को पादरी बोलते थे, ठीक है। अब एगो बच गया टाइटल। तो टाइटल किसको बोलते थे? जो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर होता था उसको टाइटल बोलते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। देखिए इसका डिस्कशन में दिया हुआ है कि लिब्रे मतलब फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, एस्टेट क्या होता था? तो एस्टेट बोलते थे क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाला श्रेणी। पादरी किसको बोलते थे? पादरी वर्ग यानी चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड किसको बोलते थे? तो चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के क्या होता था? बराबर होता था। टाइल किसको बोलते थे? तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तो ये कथन सही है। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था और तीसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग थे। तो ये गलत है। तीसरे स्टेट में पूरी आबादी का 90% किसान थे, सही है। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग पादरी वर्ग के लोगों का कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे, तो ये भी सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, तो केवल बी असत्य है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका डिस्कशन जो है कि आपको पेज एनसीईआरटी के पेज नंबर जो है कि 4 में मिलेगा। वहाँ पर दिया हुआ है कि प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, यानी वो चित्र में दिया गया है। पूरी आबादी में जो है कि लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य समानती विशेषाधिकार भी शामिल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से तृतीय स्टेट में कौन सा वर्ग शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो कुलीन वर्ग शामिल नहीं है। कौन नहीं शामिल है? कुलीन वर्ग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते थे? तो कुलीन वर्ग की सेवा करना ये तो करवाया जाता था। सड़कों के निर्माण में सहयोग करना ये भी करवाया जाता था।
स्कूली शिक्षा के रूप में कार्य करना ये नहीं करवाया जाता था। और कुलीन वर्ग के खेतों और घेरों में काम करना ही करवाया जाता था। तो हमको कह रहा था 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से कौन सा कार्य नहीं करवाया जाता था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि 18वीं सदी में फ्रांस में किसानों से निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते थे। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूला जाता था, तो टैल कर जो है प्रत्यक्ष रूप से वसूला जाता था, टैल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस दार्शनिक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का जो है कि खंडन किया था। तो कौन किया था, तो जॉन लॉक किया था। कौन किया था, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। तो कौन रखा था, ये रूसो रखा था। कौन, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया है कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचारों पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जैक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की। तो सही बात है ये, यानी सही कथन है। और दूसरा कथन में दिया है कि मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। तो ये कथन सही है। तीसरे स्टेट में सौदागर और निर्माताओं शामिल थे जो पढ़े लिखे थे। उनका मानना था कि समाज के पादरी या कुलीन वर्ग के पास जन्मना विशेषाधिकार होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। तो हमको कहा था कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि निम्न में से फ्रांस में कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तो उसका नाम क्या था, स्टेट जनरल। स्टेट जनरल। डिस्कशन में दिया हुआ है कि प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था, तो 1789 में किया गया था। कब किया गया था, 1789 में। कह रहा स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्टेट जनरल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है। तो पहला कथन में है कि सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई। तो सही है। दूसरा कथन में कह रहा है कि स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार नहीं था। तो ये गलत है। तीसरे वर्ग की प्रतिनिधि ने मांग रखी कि पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। तो ये कथन सही है। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। तो ये कौन जो है कि प्रस्तुत किया था, तो रूसो ने। कौन प्रस्तुत किया था, रूसो ने, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के लोग सम्राट द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार करने के बाद कहाँ जो है कि जमा हुए थे। तो कहाँ जमा हुए थे, तो टेनिस कोर्ट में। कहाँ पर, टेनिस कोर्ट में। कहा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्न में से तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था। तो कौन किया था, तो मीराबेयो ने किया था। और कौन किया था,
तो आम्बेसिये ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए कब संविधान बनाया गया। तो कब बनाया गया, 1791 में। कब बनाया गया, 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है तीसरा स्टेट क्या है, नाम से प्रचार पुस्तिका यानी पेम्पलेट किसने लिखी। तो ये किसने लिखा था, तो आबे सिये ने। कौन लिखा था, आबे सिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है कि नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था का उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था। कब पारित किया था, तो 4 अगस्त 1789 को। कब पारित किया था, 4 अगस्त 1789 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि सम्राट लुई 16वां अंतर नेशनल असेंबली को मान्यता दे ही दी और यह भी मान लिया कि सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। तो ये कथन सही है। असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली समानती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश पारित किया, सही है। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि निम्न में से नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ। तो कब ये पूरा हुआ था, 1791 में हुआ था। कब पूरा हुआ था, 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता फ्रांस के 1791 के संविधान में नहीं थी। तो कौन नहीं था, तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना, ये सही था। इसमें स्त्री और पुरुषों के अधिकारों की घोषणा, ये भी था। कर अदा करने वाले 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया, भी था। बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी, तो ये नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी जो है सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है, 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि फ्रांस के संवैधानिक राजतंत्र बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को एकीकृत करना था, तो सही है। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया, तो ये भी सही है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, तो ये सही है। चौथा कथन में है कि सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया, तो ऐसा नहीं था। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि निम्न में से पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया। तो किसके द्वारा, तो 1790 में ले बारबिये के द्वारा। किसके द्वारा, 1790 में ले बारबिये के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं, तो सही है। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसान दो, तो नुकसान दो नहीं बल्कि लाभदायक हो, तो ये गलत है। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंद लगाने का अधिकार कानून के पास है, तो सही है। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखता है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है, तो सही है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में क्या है। तो पहला में है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा अधिकार घोषणा पत्र में है कि हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखता है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। तीसरा घोषणा पत्र में दिया गया है कि समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा है कि स्वतंत्रता का ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। पांचवा है कि समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है कि पत्रिका लामी द पल्प जनता का मित्र किस क्रांतिकारी पत्रकार द्वारा तैयार की गई थी। तो किसके द्वारा यह पत्रिका जो है कि तैयार किया गया था, तो जया पाल के द्वारा, जया पाल के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है, इसमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो टूटी हुई जंजीर, तो टूटी हुई जंजीर जो है ये दासों के आज़ादी का प्रतीक था। किसका? दासों के आज़ादी का प्रतीक, दासों के आज़ादी का प्रतीक। ठीक है। राजदंड, राजदंड होता था शाही सत्ता का प्रतीक। किसका? शाही सत्ता का प्रतीक। फिर अब कह रहा है कि अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, तो ये किसका होगा? तो सनातनता का प्रतीक, सनातनता का प्रतीक। ठीक है। और डैनो वाली स्त्री, ये क्या होता था? तो कानून का मानवीय रूप, कानून का मानवीय रूप। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव कब पारित कर दिया था? कब पारित किया गया था? तो 1792 में। कब पारित किया था? 1792 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। ठीक है। तो विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो पहला कथन में है कि 1791 के संविधान के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी आबादी के बड़े हिस्से को क्रांति का समर्थन करने के लिए राजी किया गया था। तो सही है। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, ये भी सही है। गीत मार्सिले पहली बार मार्सिलेज के स्वयंसेवी ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है, ये भी सही है। तो कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई भी जो है कि असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैकोबिन क्लब के सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? तो कुलीन वर्ग नहीं था। कौन नहीं था? कुलीन वर्ग नहीं था। डिस्कशन में दिया है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि जैकोबिन क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में है कि जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, तो ये सही है। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, दिहाड़ी मजदूर वाले शामिल थे, तो ये भी सही है। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने खाद्य पदार्थों को महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर के एक हिंसक विद्रोह ही योजना कब बनाई? तो कब बनाया था? 1792 में बनाया था। कह रहा है कि सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई।
10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियो के महल पर धावा बोल दिया और राजा के रक्षकों को क्या किया, मार डाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है कि फ्रांस में किसने राजतंत्र का अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? तो कौन किया था? तो कंजर्वेशन किया था। कौन किया था? कन्वेंशन किया था। कौन किया था? कन्वेंशन। कह रहा है नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया है कि जैकोबिन सदस्यों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों ने 10 अगस्त को ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया। तो सही कथन है। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों, चाहे उसके पास संपत्ति हो या नहीं हो, को मतदान का अधिकार दिया गया। तो ये भी सही है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया और इसने 1792 को गणतंत्र को समाप्त कर फ्रांस को राजतंत्र घोषित कर दिया। तो ये भी जो है कि सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या है? सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कह रहा है कि लुई 16वां को न्यायालय द्वारा किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? तो किस आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। किस आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसमें कह रहा है आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो कौन किया था? तो रोबेस्पियर ने किया था। कौन किया था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर। कह रहा है कि सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमत रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कह रहा है कि आतंक का राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है। ठीक है, तो पहला कथन में कि 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता था। तो ये सही है। आतंक राज का संस्थापक रोबेस्पियर नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। तो ये भी सही है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों को अधिकतम सीमा तय कर दी। ये भी सही है। उसके अनुसार राजतंत्र के शत्रु को न्यायालय द्वारा दोषी पाने पर गिलोटीन पर चढ़कर उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो ऐसा नहीं था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें कह रहा है कि रोबेस्पियर को गिलोटीन पर कब चढ़ाया गया? तो कब चढ़ा दिया गया? तो जुलाई 1794 में। जुलाई 1794 में। कह रहा है कि रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें कह रहा है डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी? तो किसका बना? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। कह रहा है अक्सर विधान परिषद से होता है और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें कह रहा है कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है कि असत्य है? असत कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन में दिया है कि जैकोबिन सत्ता समाप्त होने के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के सत्ता आने के बाद संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो सही है। डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता था, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती थी। ये भी सही है।
डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह रोबेस्पियर के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उदय का नहीं बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट का, तो ये गलत है। संविधान में दो चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्ति किया गया, तो ये सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी कथन जो है कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इसमें कह रहा है कि फ्रांस में महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सही है, ठीक है। तो पहला कथन में है कि 1791 के संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, तो सही है। महिलाओं की प्रमुख यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही है। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लब और उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटा दिया था, तो ऐसा नहीं था, तो ये गलत है। सन 1946 को अंततः फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल कर लिया, तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें कह रहा है कि निम्न में से फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ, 1946 में। कब प्राप्त हुआ, 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोधी की थी, तो कि कौन क्या था, तो ओलेम्प दे कुंज क्या था, कौन क्या था, ओलेम्प दे कुंज, ओलेम्प दे कुंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें कह रहा है कि दास प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि दासों का व्यापार 17वीं सदी में शुरू हुआ था, तो सही है। जैकोबिन ने फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया, तो ये सही है। फ्रांस के व्यापारी मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया से दास खरीदते थे, तो यह गलत है। बोंदे और नानते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण ही फलते फूलते शहर बन गए, तो सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें कह रहा है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया, तो कब किया, 1848 में। कब किया, 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इसमें कह रहा है कि बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए खाली स्थान लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। किसको, निग्रो लोगों को। किस लोगों को, निग्रो लोगों को। कह रहा है बागान मालिकों को अपने आर्थिक स्थिति साधनों के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। इसमें कह रहा है बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 जो अपने महत्वपूर्ण कानून आया था वह क्या था, तो वह था सेंसरशिप की समाप्ति, सेंसरशिप की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। इसमें कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब जो है कि घोषित किया था, तो 1804 में। कब घोषित किया था, 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। इसमें कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। असत्य कथन को जो है कि ढूंढना है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तो सही है। दूसरा कथन में दिया है कि नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, तो ये सही है। ये भी उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई, ये भी सही है। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई जो है कि असत्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की समान प्रणाली चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया, तो कौन किया था, तो टीपू सुल्तान किया था और राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी सही है। कह रहा है टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे।
तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।